अच्छा, आपके पास प्लानिंग क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है। और अब एक कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बेसिकली अच्छा, आप देखो, आप अपने 5054 या 0625 कोई भी पेपर का वेरिएंट चेक कर लो। ठीक है। क्योंकि 5054 के पास पेपर्स में होगा ये कि आपको प्लानिंग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक चीज तो ये। ठीक है, बाकी तीन क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्लानिंग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि आपको अगर प्लानिंग क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लानिंग क्वेश्चंस के लिए जो 5054 दे रहे हैं बेसिकली, ओ लेवल सिंपल, तो वो आईजीसीएसई के पेपर्स, पास पेपर से रेफरेंस ले सकते हैं। उसमें आपको जो है वो प्लानिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर पहले से इंक्लूड था। ठीक है। और थोड़ा सा आप अपने लेवल को भी चेक कर सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने में कितना होगा, क्योंकि अभी इस क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आप सॉल्व करना और पीडीएफ सबमिट करवाना, फिर उसकी चेकिंग भी करके दे दूंगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। प्लानिंग क्वेश्चन इस साल इंक्लूड हुआ है, क्वेश्चन 4 जो अभी हम कर रहे थे, कल हमने दो किए थे, पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन थी। और आज एक की है, और अभी एक और इसमें आपके पास आ जाएगा। हाँ, डिफिकल्टी लेवल सेम है आपके पास, तो कोई इशू नहीं। आप कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप दोनों कर सकते हो। तो चीज़ें जो है वो ग्रेडिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ें ये हम बाद में ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे हम फोकस रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, अब ये वाला प्लानिंग क्वेश्चन नहीं है, पहली चीज तो ये तो जरूरी नहीं है कि इसमें आपके पास सारा वो प्लान होगा, क्योंकि इसमें आपको वो पूरा इंस्ट्रक्शन खुद दे रहा है, आपने सिर्फ कैलकुलेशन चेक करनी है। ठीक है। अब ये देखो, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो ये जर्नल फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट्स द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, द पैरामीटर शोन इन फिगर 1.1। और on figure 1.1, take two readings from the meter rule to determine the unstretched length L naught of the coiled part of the spring। अच्छा, अब आपने यहाँ पे दो रीडिंग्स लेनी है मीटर रूल की हेल्प से। मीटर रूल आपको देखो मैग्नीफाई करके दिया है, और इसमें आपने अनस्ट्रेच लेंथ एल नॉट ऑफ द कॉइल पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। अभी देखो, क्योंकि इस पे कोई वेट ऐड नहीं किया तो ये अनस्ट्रेच है, बिल्कुल हुक्स लॉ का आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब आपने इसकी रीडिंग बतानी है कि आपके पास इसकी रीडिंग क्या होगी। सबसे फर्स्ट रीडिंग आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 21.3। ठीक है। और सेकंड रीडिंग में क्या लिखोगे? 19.8। 22.8। अच्छा देखो, सही है, आपके पास रीडिंग आ गई, आप लोगों ने रीडिंग सबमिट करवाई है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट जिसको समझ नहीं आया उसमें देखो आपको उसने खुद इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है, तो आपको आइडिया खुद हो जाएगा। 21.3, 22.8, बिल्कुल सही। आपने सबसे पहले इनिशियल रीडिंग मार्क करनी है। आपके पास स्प्रिंग आपको यहाँ पर नजर आया, आपने इसको इसके साथ लिंक किया। ठीक है। और जो डाउनवर्ड आपके पास वैल्यू थी, जो सर्कुलर पार्ट है स्प्रिंग का, उसको आप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास राउंड है एक तो, और उसको हम स्ट्रेच एंड स्ट्रेच में काउंट नहीं करें। तो 21.3 आपकी इनिशियल रीडिंग, और 22.8 आपकी फाइनल रीडिंग, मतलब डाउनवर्ड रीडिंग। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड रीडिंग्स आपने दोनों मेंशन की, रीडिंग 1 आपने अपवर्ड और रीडिंग 2 आपकी डाउनवर्ड। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, आप ना डिविजन्स भी काउंट कर सकते थे, आप डिवीजन काउंट कर लेते स्केल पे, तब भी आपको आंसर मिल जाता, लेकिन ये जो रीडिंग 1 और रीडिंग 2 आपने मेंशन करनी है, ये आप मेंशन नहीं कर पाते। तो आप सिंपल इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो। सो यू आर गेटिंग 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सिंपल हो गया, 3 मार्क्स मिल गए, कोई इतना मुश्किल नहीं था, 3 मार्क्स ही है समझो। और 1 मार्क के लिए फिर आपके पास है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो क्लियरली हाउ यू वुड यूज अ सेट स्क्वायर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट। ठीक है। देखना। तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि डायग्राम ड्रॉ करके ये शो करना है कि जो सेट स्क्वायर होगा आपके पास,
उसको आप कैसे यूज कर सकते हो एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए फ्रॉम द मीटर रूल। मेंशन कर रहा है कोई मेथड? यू फाइंड इन ज्योमेट्री बॉक्सेस। मैथ्स में यूज नहीं किया? बस रीडिंग बताना। ठीक है, सही। इन मोस्टली रूलर एंड कंपास यूज कभी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा देखो, नॉर्मली ये होता है सेट स्क्वायर में, आपने देखा है कि आपके पास सेट स्क्वायर में आपका डी आ गया, आपके पास वो ट्राइंगुलर स्केल और ये सब चीजें मेंशन होती है। अब आपसे उसने कहा है कि रूलर की रीडिंग आपने ऑब्टेन करनी है। तो रूलर की रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए होगा ये कि सिंपल आपके पास जो रूलर होगा, और उस रूलर में जो ट्राइंगल सेट होगा, उसे आप यूज करके सिंपल इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास मार्किंग्स होती हैं, तो आप उससे भी इसको एक्यूरेट मेजर कर सकते हो। अच्छा देखो, नॉर्मली इन्होंने सेट स्क्वायर का रेफरेंस इसलिए दिया है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर रीडिंग्स तो नोट की, 21.3, 22.8, 1.5 डिफरेंस निकाला, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रीडिंग नोट करना चाह रहे थे, ठीक है, तो आप सेट स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है, आप ये यूज करके बस इसमें क्या करते कि यहाँ जीरो से लेकर आपके पास रीडिंग जो भी होती वो डायरेक्ट आपको मिल जाती, बस इतना डिफरेंस होता। सर ठीक है। कैसे पता चला कि हमने सेट कर उसको ड्रॉ कर दिया? ठीक है, तो ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बस डायरेक्ट रीडिंग नोट करने के लिए ये यूज किया हमने, अदरवाइज हमने पहला मेथड तो सॉल्व कर ही लिया था कि हम किस तरह से इसमें से रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली इजी इस तरह से होता है कि सारी वैल्यूज मेंशन होती है ऑलमोस्ट, सिर्फ आपने उसको सॉल्व करते जाना होता है वन बाय वन। अब नेक्स्ट पार्ट है, द स्टूडेंट सस्पेंड्स द लोड ऑफ पी 1 Newton from the spring. He records the new length L1 of the coiled part of the spring 2.2 centimeter. इनिशियल हमारी 1 पॉइंट समथिंग आई थी। तो हमने निकाला था ना। अब इसमें आपसे वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखो सबसे आसान चीज के खुद सब कुछ लिख कर दे दिया। 2.2 रीडिंग हमारी, एल नॉट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.7। तो सिंपल आपने 2.2 माइनस 1.5 करना है। ठीक है, 0.7 बिल्कुल सही। तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया है। नेक्स्ट देखो, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमें चाहिए। ठीक है, अब आपके पास वापस दिखा देंगे। पी की वैल्यू आपको चाहिए, पी की वैल्यू ऊपर से कर लेते हैं।
भाई तो पी तो यहाँ मेंशन ही था ना, ये रहा 1 न्यूटन मेंशन, 1/0.7, 1/0.7, और एक आंसर 1.428, 1.428, 1.428, ठीक है। अच्छा 1.428 आपके पास आंसर है। सर इट्स बेटर ना कि हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हम्म, पे रखें। और आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखो तो 1.4 आप इसे सिंपल कंसिडर कर रहे हो। या ज्यादा से ज्यादा सर 1.43 लिख सकते हैं? 1.43 लिख सकते हो, 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अलाउ होते हैं, तो जो 2 तक कर रहा है वो भी ओके है, 3 तक कर रहा है वो भी ओके। 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अलाउ है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में भी उसने रीडिंग्स आपको खुद दी, लोड चेंज किया है। पूछ क्या रहे सर? अच्छा के की वैल्यू आप सेंटीमीटर कह रहे हो। अच्छा देखो के बेसिकली क्या होता है आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास अब सेंटीमीटर में नहीं सर होगा। उसने इंक्लूड द यूनिट बोला तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे ना? अच्छा इसमें ऐसा यूनिट मेंशन करना है ना आपने, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही मेंशन करना है? पी का देखो ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन। ठीक है। इसके लिए हमने न्यूटन लिखा था ऊपर से, और इसके लिए हमने लिखा था सेंटीमीटर, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्योंकि 2 मार्क का है, 1 जी, मार्क का होता तो सर सिर्फ आंसर क्योंकि ये आपके पास बेसिकली, इनफ होता। हाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये सेंटीमीटर में नहीं होगा आपके पास, ये न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर सेंटीमीटर में होगा। सर जी सर अगर हमें जो है ऐसी कोई कैलकुलेशन का सवाल दिया हो 1 नंबर का, और उसमें वो एंड पे जो है वो कह रहा हो कि यूनिट कन्वर्ट करने हैं, लेकिन अगर हम यूनिट कन्वर्ट ना करें तो हमारा हमें 1 मार्क नहीं मिलेगा ना? यूनिट कन्वर्ट करने का वो आपसे कह रहा है खुद, अगर कह रहा होगा तो उसका मार्क देगा वो बिल्कुल, क्योंकि मेन पर्पस इसका ये है कि यूनिट कन्वर्जन चेक करना आपकी। ओके सर। नेक्स्ट आपके पास अब उन्होंने लेंथ 5 डायरेक्ट दी, उन्होंने लेंथ 1 के बाद 2 3 4 स्किप डायरेक्ट 5 की लेंथ दी आपको, और कैलकुलेट द एक्सटेंशन। आई 5 अब 6 दिया तो हाँ E5 कैलकुलेट करना है, 6.7 से माइनस कर दो। तो 6.3 माइनस अगेन 1.5 करोगे या क्या करोगे? 1.5 करेंगे ना सर, क्योंकि आई ओ हम्म, आई 0 6.3 माइनस 1.5, सर 4.8। 4.8, और दोबारा से के, तो देखो एक बार उन्होंने सेम स्टेप रिपीट करवाया, हाँ, और आपको समझो ये अगले 3 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं, आई डिवाइड बाय तो इस बार सर के इज इक्वल्स टू 1.04। 1.0। 1.04, ठीक है। 4.8 रीडिंग आपकी चेक कर ली, बिल्कुल सही है। 1.04, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हुआ होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और स्टार्टिंग क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। वाई इज P5? सो स्टार्टिंग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? P5 बेसिकली यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप एक बार देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि कभी कभार थोड़ा जल्दी में स्किप हो जाते हैं, करना। 1.04 न्यूटन पर सेंटीमीटर। आपको सवाल भी न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। असल में स्क्रीन पे थोड़ा सा मेरे पास चैट और ये सारी चीजें खुली हुई है, तो आधा क्वेश्चन थोड़ा सा वो स्किप होने की वजह से मैंने यूनिट नहीं लिख पाया था, लेकिन यहाँ मेंशन है गिव योर आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और बाकी यूनिट भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और p की वैल्यू 5 इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, हमने क्वेश्चन से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, रैंडम वैल्यूज नहीं है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आगे से अब प्रिकॉशंस और ये सब इंक्लूड होगा। हाँ, जहाँ मेंशन नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर्स वहाँ मर्जी है, 2 से 3 राउंड ऑफ कर लो, चॉइस है। जहाँ मेंशन है वहाँ पे करना पड़ेगा उसको फॉलो, जहाँ नहीं मेंशन वहाँ फॉलो नहीं करो, कोई मसला नहीं।
अच्छा पार्ट डी जरा देखो और आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन वन में ये चीज आपकी कॉमन होती है। क्या सर? कि आपसे वो स्टेटमेंट और ये प्रिकॉशन वगैरह लाजमी पूछता है। Is it the examiner's job to round off where नो it's सर। mentioned? सर के पहले क्वेश्चन में 1.4 आया था और दूसरे में 1.04 आया था, तो फिर कांस्टेंट नहीं ना हुआ। हम्म, तो अब आपसे उन्होंने पूछा एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरिंग टू योर रिजल्ट वेदर your two values of the spring constant can be considered equal. द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ हम्म, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द के वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट इन बोथ क्वेश्चंस। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? ट्राई डिफरेंट लोड्स। सर इसमें Different load. ज्यादा है, कम तो हो नहीं सकता। Limit of proportionality cross depends on how much it is stretched. ठीक है, अब स्टेटमेंट जो आपने बताई है उसके अकॉर्डिंगली रीजन चेक करो। इट डज नॉट कम अंडर 10% एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी का रेफरेंस दिया है। और ठीक है, बेसिकली बस आपने ये बताना है कि वेदर योर टू वैल्यूज ऑफ स्प्रिंग कैन बी कंसिडर्ड इक्वल विद इन द लिमिट। तो बस आपने सिंपल ये बताना है कि आपने उन्हें इक्वल कंसिडर करना है या नहीं। तो आपने स्टेटमेंट यहाँ पर सिंपल मेंशन की कि वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। द वैल्यूज डिफरेंट है, सेम नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट आर नॉट इक्वल। ठीक है, और रीजन क्या है सिंपल आपके पास? क्योंकि आपके पास दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट आया है। ठीक है, स्टाइलिस लेनोवो का ही है। सर इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि डिफरेंट है। तो आपके पास जब P1 लोड यूज किया था हमने 1 न्यूटन का, तो उस वक्त हमारी के की वैल्यू आई थी कुछ 1.42 समथिंग आई थी, और दूसरी क्या आई थी 1.0 1.43 और 1.04। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आपने मेंशन करना है। ताकि क्लियर रहे। 1.43 1.43 1.43 और 1.0। और दूसरी वैल्यू भी आपने मेंशन करनी है सिंपल 1.04। एक मिनट, मास का आंसर, हाँ ये भी आपका सही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपसे रीजन पूछा ना, तो आपके जो एक्सपेरिमेंट में रीजन है उसी से चेक करके बताना है। ठीक है, लैपटॉप का मॉडल भी भेज दूंगा, योगा 12 है। Proves the experiment by taking additional sets of events. और उसके बाद Additional हाँ, apparatus that अच्छा अब आप अपने एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हो। इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास एडिशनल अपैरेटस आपने बताने कि आप क्या यूज कर सकते हो। एडिशनल लोड, और बिल्कुल सही है, एडिशनल लोड हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी रीडिंग अगर इतनी एक्यूरेट नहीं आ रही, तो सबसे हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम मल्टीपल रीडिंग्स लें। तो मल्टीपल रीडिंग्स के लिए हमें एडिशनल लोड्स चाहिए। ठीक है, तो एडिशनल लोड्स आप यहाँ पर यूज करो टू इनहेंस योर एक्सपेरिमेंट, और सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट यूज द एडिशनल रिजल्ट्स। अनस ने कहा प्लॉट अ ग्राफ, टेक एवरेज, मल्टीपल वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड एंड देयर मीन वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ग्राफ का रेफरेंस दिया बहुत सारों ने, और एवरेज, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है।
ठीक है, क्योंकि अब देखो जितने भी आपने परफॉर्म किए क्वेश्चंस देखे, जितने भी आप अपनी थ्योरी करते आए हो, तो इतना तो आपको आइडिया है। एवरेज का तो आंसर सबको ही पता होता है। आफ्टर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट इन एवरेज, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो एवरेज पर जा रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर ही लोगे क्योंकि सबने स्टेटमेंट्स भेजी हैं। ठीक है, चलो मैं एक लिख देता हूँ। रिपीट एक्सपेरिमेंट और हम उसको एवरेज कर लें। और अगर एवरेज नहीं कर रहे तो दूसरा ऑप्शन ये कि आप ग्राफ प्लॉट कर लो। क्योंकि अगर डायरेक्टली आपके पास लाइन बनती है तो आपको पता है कि के की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम भी आपको लास्ट में चेक करवा दूंगा। वैसे इसमें दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही है, एवरेज वाला भी प्लॉट ग्राफ वाला भी, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वन क्वेश्चन पे? टू पे चलते हैं फिर। वन क्वेश्चन आपके पास हर बार ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी इसमें अच्छा देखो, एडिशनल, हाँ एडिशनल अपैरेटस में कंफ्यूजन है ना अगर, तो इसमें कंफ्यूजन इस तरह से, जब परफॉर्म कर रहे थे हम प्रैक्टिकल ऊपर, तो उसने आपको देखो क्या किया, उसने आपको सबसे पहले 1 न्यूटन पे रीडिंग दी, उसके बाद डायरेक्ट 5 रीडिंग, फिफ्थ लेंथ की रीडिंग दी है। ठीक है, और आपके पास के में काफी डिफरेंस आया है। ठीक है, नॉर्मली ये इसलिए आता है कि जब आप बहुत शॉर्ट रीडिंग्स लेते हो, बहुत बड़ी रेंज की रीडिंग्स लेते हो। ठीक है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था प्लानिंग वाला अभी लास्ट, उसमें उसमें आपने देखा था हमने रेंज को इसलिए सेट किया था ताकि जब आप इक्वल रेंज सेट करके मल्टीपल रीडिंग्स लेते हो फिर एवरेज लेते हो, तो एवरेज आंसर आपके पास जो है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होता है जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मल्टीपल रीडिंग्स आपके पास किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कंपलसरी होता है। यहाँ पर उसने आपको 2 रीडिंग्स देने का रीजन ये था, यहाँ तो चलो हमें मार्क्स लग रहा था फ्री मिल रहे हैं, लेकिन उसने ये क्वेश्चन कनेक्ट करना था बेसिकली। क्योंकि हमने ये थ्योरी में भी पढ़ा था इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कि एक से रीडिंग से हम कभी भी के की वैल्यू का एक्सप्लेन नहीं करते, हमें मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो। ये थर्मल से अच्छा, इसमें देखो थर्मामीटर है आपके पास, तो थर्मामीटर देखकर ये कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट कि इन्वेस्टिगेट। ये टॉपिक तो अब हमारे पास एक्सक्लूड हो गया ये सब। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, बस रीडिंग आपके पास है, मार्किंग करनी है हमने, इसमें कोई आपसे वो कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो मार्किंग मेजर करने की लिमिट तक आप इसे बस समझो, और इसके कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कॉन्सेप्ट तो उसका है ही नहीं हमारे पास थ्योरी में, तो हम ये क्यों कर रहे हैं ये सब, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक आंसर बताया 23, एक आंसर 24। अच्छा हाँ, अगर ठीक है 23, 23, 23, हाँ मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा जूम आउट किया हुआ था। तो 20 के बाद 1 2 3 थर्ड डिवीजन को टच कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज में यहाँ पर, जो ये दो आंसर्स मेरे पास आए हैं, एक आंसर किसी ने कहा 23.5 और एक आंसर किसी ने कहा 22.89। ठीक है, जब भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो ना, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान ये रखना होता है कि आपके पास जितने डिविजन्स मेंशन हैं आप उन्हीं डिविजन्स में रहते हुए आंसर लिखोगे। अब अगर यहाँ पर किसी ने कहा 22.89, तो वो 22.89 जो है वो, अगर आपसे कोई कहे कि आप यहाँ पे शो करके दिखाओ या एक्सप्लेन करके दिखाओ कि थर्मामीटर में कहाँ था, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, लेट सपोज अगर ये मिड में भी होता, ठीक है, और जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल आपके पास 23 को टच कर रहा है। ठीक है, 23 को तो टच कर ही रहा है ये, लेकिन लेट सपोज अगर ये कहीं मिड में होता, ठीक है, तो अगर बिल्कुल आपके पास ये मिड में होता है तब भी आप 23.5 नहीं लिखोगे, क्योंकि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो डिविजन उस पे मार्क होते हैं, तो उन्हीं डिविजन्स के रेफरेंस से आपने आंसर लिखना होता है। आपके पास रूलर होता है, रूलर पे सेंटीमीटर्स होते हैं, तो उन सेंटीमीटर्स में रहते हुए आप राउंड वैल्यू लिखते हो, उसमें कभी भी डेसिमल में वैल्यू नहीं होती क्योंकि उस पर मार्क ही नहीं है।
ठीक है, खुद से एक एस्टिमेट करके लिखना वो एक अलग चीज है, रफली एस्टिमेशन होती है वो। लेकिन आप जब एग्जैक्ट रीडिंग की बात कर रहे होते हो तो आप ऐसा नहीं करते कि आपने 2.23.5 या 0.8 0.7 कर लिया। ठीक है, 40 मार्क्स है, तो इसमें आपने ये चीज को माइंड में रखना है कि आप राउंड फिगर वैल्यू लोगे जो डिवीजन लिखा है। अच्छा, अगर इसका लेवल यहाँ तक होता ना, मोर देन हाफ, अभी देखो मोर देन हाफ है, 24 से कम है। स्टाइलिस को नजर लगा दी। आपके लैपटॉप पर इतना ठीक है, अगर वो राउंड फिगर आपके पास लेट सपोज 24 नहीं होता, 24 से थोड़ा सा क्लोज होता, लेकिन 24 नहीं होता, तो जहां पे जिस डिवीजन के क्लोज आपके पास रीडिंग होती है, आप उसे कंसिडर करते हो। ठीक है, और अगर मिड में होती है, जैसे 23.5 बिल्कुल मिड में आ रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लीस्ट वाली वैल्यू कंसिडर करते हो, 23। ठीक है, तो ये बात इसमें याद रखनी है कि कभी भी ये राउंड फिगर वाला जो काम है, ये डेसिमल्स में नहीं करना, क्योंकि डिविजन्स में डेसिमल्स है ही नहीं हमारे पास, तो हम वो लिख ही नहीं सकते। तो वैसे यहाँ तो खैर क्लियरली मेंशन था 23, तो 23 हमारा क्लियरली यहाँ पर हो गया। हाँ, अगर मिड में आ रहा हूँ तो लीस्ट वैल्यू, और अगर मिड से आपके पास आगे है, ग्रेटेस्ट वैल्यू के करीब है आपके पास, तो आप वो कंसिडर करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। शी प्लेसेस द थर्मामीटर इन हॉट वाटर, शी रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर एट T इज इक्वल्स टू 0 एंड इमीडिएटली स्टार्ट्स। ठीक है, ऐड करवाने के लिए थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे डिग्री मेंशन है थर्मामीटर में। अच्छा, इसने कुछ रीडिंग्स रिकॉर्ड की है टाइम T इज इक्वल्स टू 0 से, और टेम्परेचर आपके पास ड्रॉप हो रहा है, और उस टेम्परेचर के ड्रॉप को उसने रिकॉर्ड किया है आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा नंबर्स थोड़े से माइंड में रखना, वरना बाद में कंफ्यूजन होती है कि ये कहाँ से वैल्यू आई। हमें बस इसको यहाँ लिखना है, टेबल का कंप्लीट द कॉलम इन हेडिंग्स। टाइम के लिए आपने कहा सेकंड, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। अच्छा, इसमें सेल्सियस हम लिखेंगे क्योंकि थर्मामीटर सेल्सियस में है हमारे पास। आपको शोन हाँ, ठीक है, क्योंकि थर्मामीटर से रिकॉर्ड कर रही है ना वो रीडिंग, तो थर्मामीटर सेल्सियस में देगा। बाद में केल्विन में कर ले हम फॉर्मूला से, वो हमारी मर्जी है, लेकिन थर्मामीटर आपको सेल्सियस में दिखा रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद द स्टूडेंट pours the water from the cane into a measuring cylinder and records the volume V of water. 196 सेंटीमीटर। केल्विन में कन्वर्जन इज इन आवर सिलेबस, कन्वर्जन बिल्कुल आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर पूछे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको परफॉर्म करने के लिए, इसलिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपने लिखना है। खैर, उसने वॉल्यूम की सर एक केल्विन प्लस करते हैं। अगर केल्विन आपके पास होता है ना, तो केल्विन ऐसा ही यूनिट होता है, नॉर्मली जब हम फॉर्मूला बेस कर रहे होते हैं ना, तो हम केल्विन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना एक्सपेरिमेंट लैब में, तो डिग्री में ही होता है, सेल्सियस में ही होता है, क्योंकि थर्मामीटर सेल्सियस में रीडिंग शो करता है हमारे पास। ठीक है, जब कोई आइडियल गैस की कंडीशन हो, या आइडियल कोई इंजन, या आपके पास आइडियल मशीन हो, तब हम केल्विन यूज करते हैं। फॉर्मूला तो है हमारे पास बिल्कुल, लेकिन अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं जाना हमने, इस चीज को आप डिफरेंस रखो थोड़ा। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट ने वॉल्यूम इसमें कैलकुलेट किया है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद उसमें आपसे पूछा है 2 प्रिकॉशन वाइल टेकिंग द रीडिंग। अच्छा, एक आईसाइट वाला जो पॉइंट मेंशन किया वो बिल्कुल सही है, अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है, ये भी सही है। सर फ्लैट सरफेस। अच्छा, जर्नल नहीं लिखना, अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है, हम किसी को बाहर जाते हुए नसीहत करेंगे, बेटा ध्यान रखना, तो ध्यान में क्या क्या रखना है, वो ध्यान की बातें बताने की क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो सबसे पहले आया वो बिल्कुल सही आया कि आईसाइट आपका लेवल होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, हाँ,
और very scale carefully place the cylinder on a flat surface to Sir, lower we need a meniscus flat valve. surface, हाँ वरना वो अच्छा कोई से भी अगर हाँ surface तो वो एक तो ये कि reading आपका चाहिए। हाँ आई साइट लेवल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और फ्लैट सरफेस, रीड द मेनिस्कस केयरफुली, बिल्कुल सही है। सर लेकिन वो तो वॉल्यूम ऑफ वो उसकी बात कर रहे हैं ना, वाटर की। तो सर हम वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हम रीडिंग वाटर की हम लोग लेंगे हाँ ना हाँ हाँ मेजर। वही ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर, तो रिकॉर्ड द वैल्यू, ये केमिस्ट्री वाला एक प्रिकॉशन है आपके पास, तो ये तो याद ही होगा आपको। और माजरत यहाँ पे थर्मामीटर नहीं, उसने सिलेंडर का कहा था, मैंने थोड़ा जल्दी में थर्मामीटर पे लिख दिया, ठीक है। तो खैर आप थर्मामीटर से भी अगर मेजर करते हो लेवल, तो आई साइट लेवल आपके पास परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन लाइन लिखो आप या परपेंडिकुलर लिखो वाटर लेवल के, परपेंडिकुलर का रेफरेंस आपको पता चल गया कि वो किस तरह से होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर में जब आप बीकर में वाटर फिल करोगे तो बिल्कुल आप इसके परपेंडिकुलर यहाँ से इसको मेजर कर लोगे। हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री भले मेंशन नहीं करो, परपेंडिकुलर लिख लो, कोई इतना वो नहीं है, वरना आई साइड लेवल हो आपके पास वाटर लेवल के साथ ये भी लिख दो, चलेगा। और उसके बाद ये कि द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब पैरेलल एक्स। अच्छा देखो, अगर आप आई साइड लेवल नहीं लिख रहे तो अवॉइड पैरेलल एक्स एरर लिख दें, वो भी सही है, मर्जी। अब आप एक मतलब ये एक ही पॉइंट है, दो अलग तरह से लिख सकते हो। बाकी आपको जो पीडीएफ भेजा था ना उसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन है, उसमें से भी आप एक बार पढ़ लेना ये सारी चीजें। सर वो पीडीएफ आप एक दफा दोबारा भेज देंगे ग्रुप पे। मैं भेज दूंगा, मैंने असल में जो मैसेज अभी भेजा था क्लास से पहले भी उसमें सारे लिंक्स अटैच है, वो क्योंकि बार बार वो मिक्सअप नहीं हो, तो वो एक मैसेज में सारी चीजें हैं, तो आप उसमें से लिंक पे जाके पीडीएफ ड्राइव में सारी हैं, आप डाउनलोड कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि आपके पास क्या चेंज हो सकता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब, सजेस्ट व्हाई दिस इज अप्रोप्रिएट, इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, ठीक है, और मेजरिंग सिलेंडर कैन ओनली रीड नियरेस्ट टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 2 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखो, अब इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी आपने बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसको लॉजिकल एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, बिकॉज द रॉ डाटा इज गिवन टू नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ना थर्मामीटर में कि थर्मामीटर मिनिमम डिवीजन कितना काउंट कर सकता है, इसी तरह से जब आप बीकर यूज कर रहे हो यहाँ पर, मेजरिंग सिलेंडर सॉरी यूज कर रहे हो, तो मेजरिंग सिलेंडर आपके पास जो है वो नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर सकता है, इससे कम उसमें रीडिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली आपके पास कैन ओनली रीड नियरेस्ट टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि इससे स्मॉल हम मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज्यादा उस पे जाओगे तो फिर सेम वही स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम होगा कि डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा आपके पास कांस्टेंट में। फिर उन्होंने कहा है कि टाइम 0 से लेकर टाइम 60 सेकेंड तक डिक्रीज इन टेम्परेचर बताना है। of the hot water. हम्म तो 0 ये वाली वैल्यू, 60 ये वाली वैल्यू, 0.15। 3.15 तो होगी 9 होगी ना। Calculate 84 the to decrease in 60 temperature of the hot water between time t is equals to 0 and t is equals to 60 seconds.
वैल्यू को इससे माइनस कर देंगे। आपने इनका डिफरेंस निकाला और डिफरेंस आपके पास आ रहा है 9। 9 आंसर क्या है? सर 17 नहीं आ रहा डिफरेंस? ठीक है, अच्छा देखो 9 सबसे, divided हाँ अब आपने सबसे पहले इनको माइनस किया, 84 माइनस 75, तो 9 आंसर आपके पास। सॉरी। ठीक है, टेम्परेचर अपॉन टाइम। तो इसकी वैल्यू 9। अच्छा देखो डिफरेंस कैसे भी निकालो आप, हमने पॉजिटिव उसमें लिखना है होता है डिफरेंस, तो उसका कोई इतना मसला नहीं है। फाइनल इनिशियल करो, इनिशियल फाइनल, कोई मसला नहीं है। माइनस नहीं लिख देना बस आंसर में। और उसके बाद फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला उन्होंने आपको दे दिया है। तो उसका आंसर जो ये 0.15 बताए वो आपके पास आंसर होगा यहाँ पर। which is 9